प्रिय छात्रों, पिछले 2 लेक्चर में जब से हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट किया है, तब से हम लोगों ने रेसिप्रोकल वेक्टर्स, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स और रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस के बारे में डिस्कशन किया और उससे फिर आगे बढ़ते हुए ज्योमेट्रिकल रिलेशन क्या होगा डायरेक्ट लैटिस वेक्टर में और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स में, और फिर मैथमेटिकल रिलेशंस क्या होते हैं डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स में और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स में, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने विग्नर साइड सेल भी डिस्कशन किया और ब्रिलियंट जोन भी डिस्कशन किया। विग्नर साइड सेल मीन्स की प्रिमिटिव यूनिट सेल इन दी डायरेक्ट लैटिस स्पेस, और ब्रिलियंट जोन सेम कंस्ट्रक्शन जो विग्नर साइड सेल का डायरेक्ट लैटिस में होता है, अगर सेम कंस्ट्रक्शन को रेसिप्रोकल स्पेस में किया जाए तो उसे ब्रिलियंट जोन कहते हैं। तो अब जो हमारा आज का लेक्चर है वो रेसिप्रोकल लैटिस एंड ब्रिलियंट जोन निकालना है हमें, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। तो जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है, 3 स्ट्रक्चर्स मीन सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों को रेसिप्रोकल लैटिस निकालना है और उसके लिए हमें ब्रिलियंट जोन क्या होगा, कैसा होगा, ये भी फाइंड आउट करना है। तो अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ द सिंपल क्यूबिक। तो रेसिप्रोकल लैटिस निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, और अगर हम ब्रिलियंट जोन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ब्रिलियंट जोन निकालने के पहले भी हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं या 2 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो होता है कि केवल रेसिप्रोकल लैटिस निकालना है, तो वो थोड़ा कम स्टेप्स में ही हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रिलियंट जोन फाइंड आउट करना है तो हमें पहले रेसिप्रोकल लैटिस निकालना होगा और उसके बाद फिर कुछ और स्टेप्स फॉलो करके ब्रिलियंट जोन निकालना होगा। तो हर केस में चाहे रेसिप्रोकल लैटिस हो या ब्रिलियंट जोन हो, जो पहले के कुछ स्टेप्स होंगे वो रेसिप्रोकल लैटिस ही पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो किस तरह का है, उसके लैटिस वेक्टर्स किस तरह के हैं। तो इसके जो स्टेप्स हैं, पहले हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर का रेसिप्रोकल लैटिस निकालने के लिए जो स्टेप्स हैं, वो पहला स्टेप्स होता है कि राइट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स एंड देन फाइंड आउट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। अब यहाँ पे जो लिखा है राइट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे सिंपल क्यूबिक हो, चाहे बीसीसी हो या एफसीसी हो, उसका हमें पहले प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स लिखना होगा डायरेक्ट स्पेस में। जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसमें 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम है, और इसलिए इसके अगर हम लैटिस पॉइंट कैलकुलेट करें तो इसमें 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल होता है। तो ये अपने आप में एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, या हम ये कहें कि ये विग्नर साइड सेल है इन द डायरेक्ट स्पेस। ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है। पर अगर हम पिछले लेक्चर्स में बीसीसी स्ट्रक्चर का डिस्कशन या एफसीसी स्ट्रक्चर का डिस्कशन रिकॉल करें, उसको याद करें, तो हमें पता चलेगा कि एफसीसी में 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल था और बीसीसी में 2 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल था। तो वो जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया था, वो स्ट्रक्चर उसका प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं हुआ। वो जो यूनिट सेल हम लोगों ने ड्रॉ किया था वो प्रिमिटिव नहीं हुआ। प्रिमिटिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल थे। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि जो भी हम स्ट्रक्चर लेंगे, उस स्ट्रक्चर में पहले हमें प्रिमिटिव यूनिट सेल का कंस्ट्रक्शन करना होता है। पर अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक पहले से ही प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसलिए इसमें कुछ स्टेप्स हमारे घट जाएंगे, और जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स ए बी सी होते हैं वही प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स होंगे, क्योंकि इसमें ये अपने आप में प्रिमिटिव है, इसमें केवल 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है। तो जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मानते हैं, और इस पॉइंट को अगर ओरिजिन माने तो ये ए डायरेक्शन हुआ, ये बी डायरेक्शन हुआ और ये सी डायरेक्शन हुआ। ये एक जनरल डायरेक्शन है ए बी सी। किसी भी क्रिस्टल क्लास के लिए हम 3 डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, ए बी सी डायरेक्शन।
अब चूंकि हम यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो हमारे तीनों एग्जाम्पल्स हैं, मीन सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी, ये तीनों एग्जाम्पल्स हमारे क्यूबिक स्ट्रक्चर के हैं। और क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपको पता है कि जो तीन एक्सेस होते हैं ए बी सी, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। चूंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एक जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे हम एक्स वाई जेड कहते हैं, इसको हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब क्यूबिक सिस्टम के लिए जो ए बी सी डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन होता है जो एक्स वाई जेड का डायरेक्शन होता है। और आपको ये भी पता होगा वेक्टर अलजेब्रा से कि जो एक्स वाई जेड का डायरेक्शन होता है, अगर वहां पे हम यूनिट वेक्टर्स लिखें तो यूनिट वेक्टर्स को हम आई जे के से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको आई जे के मिलेगा, पर मैंने इस पूरे डिस्कशन के दौरान यहाँ पे आई जे के रिलेशन को रखा है। तो आप जो भी रखें यहाँ पे, जिस भी बुक को आप रेफर कर रहे हो, उसमें जो भी दिया है उसी को आप थ्रू आउट करेंगे। अगर आप शुरुआत से ही अगर एक्स वाई जेड ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर एक्स लिखेंगे, तो एक्स के ऊपर भी कैप लिखेंगे। ये जो निशान होता है वेक्टर का, वो वेक्टर को शो करता है, और जब हम इसके ऊपर ऐसे कैप सा रखते हैं तो वो यूनिट वेक्टर को शो करता है, मतलब कि जिसका डायमेंशन या जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ऐसे वेक्टर को शो करता है आई जे के इन द डायरेक्शन एक्स वाई जेड और इन द डायरेक्शन ए बी सी फॉर द क्यूबिक सिस्टम। तो चूंकि ये वही क्यूबिक सिस्टम प्रिमिटिव है, और प्रिमिटिव के जो लैटिस वेक्टर्स होंगे वो वही होंगे जो कि इस क्यूबिक सिस्टम के लैटिस वेक्टर्स हैं। तो इसलिए ये हमने यहाँ पे जो पहला स्टेप्स क्या है कि राइट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स। तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स वही हैं जो डायरेक्ट स्पेस के लैटिस वेक्टर्स हैं। तो ए वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, ए आई, बी के लिए ए जे और सी के लिए ए के। ए तीनों में क्यों लिखेंगे, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। जो तीनों डायमेंशंस हैं क्यूब में वो बराबर होते हैं, ए बी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे ए बी सी अलग अलग न लिख करके तीनों में ही ए वैल्यू लिखी गई है। तो ये हमारे प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड आउट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स इन मैथमेटिकल रिलेशन से निकालेंगे। अब हमें मैथमेटिकल रिलेशन पता है कि ए स्टार इज इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, वेयर ए डॉट बी क्रॉस सी डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो क्यूब या जो भी स्ट्रक्चर है उसके वॉल्यूम को शो करता है। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम यहाँ पे ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार की वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें और वो मैथमेटिक्स को जब सॉल्व करेंगे तो हमें ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब इस मैथमेटिक्स को करेंगे तो आपको वेक्टर अलजेब्रा ध्यान रखना है। वेक्टर अलजेब्रा से हमें पता है कि इफ आई डॉट आई, कहीं भी अगर आई डॉट आई लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर आई डॉट जे या आई डॉट के लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट्स हैं और डॉट प्रोडक्ट्स में कॉस थीटा आता है। तो अगर आई डॉट आई लेंगे तो कॉस 0 आएगा, कॉस 0 का मतलब 1 होता है। और अगर आई डॉट जे लेंगे तो कॉस 90 आएगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, इन तीनों की वैल्यू जहां भी ऐसा आएगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जहां भी ऐसा आएगा आई डॉट जे या आई डॉट के या जे डॉट के, मतलब दो डिफरेंट होंगे डॉट प्रोडक्ट, तो वहां पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर अगर हम आई क्रॉस आई लेंगे तो आई क्रॉस आई में वहां साइन थीटा आता है, तो वो 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के 0 होगा, लेकिन आई क्रॉस जे के हो जाता है। वैसे ही जे क्रॉस के आई हो जाता है। और अगर हम उसको उसका स्पेस बदल देंगे, मतलब आई क्रॉस जे की जगह अगर हम जे क्रॉस आई लिखेंगे तो वो माइनस के हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो आपको शुरुआत से फर्स्ट सेमेस्टर से ही पता होंगी, या हो सकता है इंटरमीडिएट से ही पता हो, जो वेक्टर अलजेब्रा है। तो अब कहने का आशय यह है कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम ए बी सी प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ आई जे के, और फिर इन रिलेशंस को यूज करते हुए हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकालना है, ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार। तो अब यहाँ पे देखिए उसकी वैल्यू क्या आती है, 2 पाई बाई ए आई,
2 पाई बाई ए जे, 2 पाई बाई ए के। तो जो डायरेक्शन है वो आई जे के से गवर्न होगा और जो ये वाला पार्ट है वो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। मतलब यहाँ ए भी आई डायरेक्शन में है और ए स्टार भी आई डायरेक्शन में है। तो जो हमारे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आ रहे हैं वो भी एक क्यूब को ही फॉर्म करेंगे। मतलब डायरेक्ट स्पेस में तो क्यूब है ही, या जो विग्नर साइड सेल है वो तो क्यूब है ही, लेकिन जो रेसिप्रोकल यूनिट बनेगा वो रेसिप्रोकल यूनिट भी क्यूब ही होगा, क्योंकि उसके जो 3 डायरेक्शंस हैं वो, या 3 आर्म्स, 3 साइड्स हैं जो उसकी, वो आई जे के डायरेक्शन को ही शो कर रही हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जहां पे डायरेक्ट लैटिस का जो मैग्नीट्यूड है आर्म का, मतलब एक साइड के जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, लैटिस पैरामीटर जिसे हम कहते हैं वो ए बी सी, मतलब कि ए है, क्योंकि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस के केस में जो 2 लैटिस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो लैटिस पैरामीटर होगा रेसिप्रोकल स्पेस का, वो 2 पाई बाई ए है। तो और तीनों ही डायरेक्शन में 2 पाई बाई ए है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेसिप्रोकल यूनिट सेल है वो भी इसका क्यूब ही होगा, क्योंकि 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए तीनों बराबर है, मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, या अगर पैरामीटर के टर्म्स में हम कहें तो a स्टार इज इक्वल टू बी स्टार इज इक्वल टू सी स्टार है, और तीनों का डायरेक्शन आई जे के है। तो रेसिप्रोकल लैटिस इज ऑल्सो अ क्यूब विथ साइड्स 2 पाई बाई ए। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिराइव द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो आपको केवल इतना ही करना होगा। मतलब आपको पहले डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स या प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स लिखने होंगे, ये मैथमेटिकल रिलेशंस को यूज करते हुए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकालने होंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे। जब उसको इंटरप्रेट करेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो भी क्यूबिक स्ट्रक्चर ही होता है, बट द साइड्स विल बी 2 पाई बाई ए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप होगा ब्रिलियंट जोन निकालना। तो ब्रिलियंट जोन हम साथ साथ ही करेंगे, मतलब जैसे सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस निकालेंगे और फिर उसके आगे ब्रिलियंट जोन निकालेंगे, क्योंकि ब्रिलियंट जोन के लिए हमें इतने स्टेप्स तो करने ही होंगे। और फिर जब हम बीसीसी लेंगे तो बीसीसी स्ट्रक्चर का पहले रेसिप्रोकल निकालेंगे और फिर ब्रिलियंट जोन निकालेंगे। वैसे जब एफसीसी स्ट्रक्चर लेंगे तो पहले एफसीसी स्ट्रक्चर का रेसिप्रोकल निकालेंगे और फिर उसका ब्रिलियंट जोन निकालेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, और ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये है ब्रिलियंट जोन ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो वही स्ट्रक्चर देखिए हमने यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर दिया है, जो पिछले स्लाइड में था वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। अब ब्रिलियंट जोन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए। तो मैंने ये बताया था कि विग्नर साइड सेल या ब्रिलियंट जोन दोनों को कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीका है वो सेम ही होता है। विग्नर साइड सेल में हम डायरेक्ट स्पेस में होते हैं और ब्रिलियंट जोन में हम रेसिप्रोकल स्पेस में होते हैं। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स ये होते हैं कि चूज एन ओरिजिन, एक लैटिस पॉइंट को ओरिजिन लेंगे। जैसे अब हम ब्रिलियंट जोन की बात कर रहे हैं तो हम रेसिप्रोकल लैटिस में हैं। रेसिप्रोकल लैटिस नेट में हम किसी एक पॉइंट को ओरिजिन लेंगे और फिर जितने भी नियरेस्ट नेबर हैं उनको हम ज्वाइन करेंगे, नियरेस्ट नेबर को ज्वाइन करेंगे। तो जो भी हमें लाइंस मिलेंगी उन लाइंस पे ड्रॉ नॉर्मल प्लेन्स एंड मिड पॉइंट्स। तो हम बाइसेक्टर प्लेन्स ड्रॉ करते हैं। अब वो प्लेन्स जिस वॉल्यूम को इनक्लोज करते हैं उस वॉल्यूम को फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहा जाता है। तो ये इसका तरीका है ब्रिलियंट जोन फाइंड आउट करने का। तो हमें क्या करना है, हमें ए स्टार बी स्टार सी स्टार पता है, ये हमारे रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं जो 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए और 2 पाई बाई ए है। तो यही एक तरह से रेसिप्रोकल यूनिट सेल है जिसकी जो एज है वो 2 पाई बाई ए है और इसकी दूसरी एज भी 2 पाई बाई ए है और ये एज भी 2 पाई बाई ए है। तो अब जब हम कह रहे हैं कि हमें उसे नियरेस्ट नेबर से ज्वाइन करना है तो इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का 6 होता है, ये मैंने आपको बताया था।
और तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर है उसी डायरेक्शन में हम लाइंस को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या मतलब वो नियरेस्ट नेबर एटम को शो करते हैं। तो जैसे यही इसी को ओरिजिन चूज कर ले, तो हमारे यहाँ पे जो नियरेस्ट नेबर है वो कैसे होते हैं वो आप ध्यान कीजिए। तो वो क्यूबिक सिस्टम में नियरेस्ट नेबर 6 होते हैं, वो और किस डायरेक्शन में होते हैं, वो प्लस ए, प्लस बी, माइनस बी, प्लस सी एंड माइनस सी। तो ये जो 6 डायरेक्शन है, उन 6 डायरेक्शन में हमें इक्वल डिस्टेंस पे नियरेस्ट नेबर एटम्स मिलते हैं या नियरेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये हमें इन्हीं को अगर हम मान लें तो ये डिस्टेंस देखिए 2 पाई बाई ए है। क्यों 2 पाई बाई है? क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि ये जो क्यूब रेसिप्रोकल क्यूब है, रेसिप्रोकल स्पेस में उसकी जो साइड्स की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो 2 पाई बाई ए है। तो ये डिस्टेंस 2 पाई बाई ए है। उसी तरह से ये भी 2 पाई बाई ए है और ये भी 2 पाई बाई ए है। इसी तरह से हम एक पॉइंट इधर भी ले जाएंगे और इसको इधर भी ज्वाइन करेंगे और इसको इधर भी ज्वाइन करेंगे, तो हमें 6 लाइंस मिल जाएंगी। अब वो 6 लाइन कौन सी हैं? उन 6 लाइंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 पाई बाई ए आई। आई का मतलब ये वाला डायरेक्शन और माइनस आई का मतलब पीछे का डायरेक्शन, तो इसलिए इसको प्लस माइनस एक साथ लिखा गया है। उसी तरह से तीनों डायरेक्शन में, तो वो 6 लाइंस हो गई। अब इन 6 लाइंस पे हमें परपेंडिकुलर प्लेन्स ड्रॉ करने हैं। तो परपेंडिकुलर प्लेन्स कहाँ ड्रॉ करेंगे? इस जगह पे। जैसे ये लाइन हमने ज्वाइन की तो यहाँ पे वो परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करना है। जैसे मान लीजिए ये अगर कोई लाइन है तो हमें इसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करना है। तो जब परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करेंगे तो उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा? उसका डिस्टेंस पाई बाई ए होगा। तो ये जो प्लेन होगा, इस प्लेन की बाउंड्री, मतलब जब प्लेन को हम कट करेंगे किसी लाइन पे, जब प्लेन को कट करेंगे तो वो जो बाउंड्री मिलेगी, वो बाउंड्री किस लाइन पे होगी? उसकी बाउंड्री होगी प्लस माइनस पाई बाई ए आई। मतलब पाई बाई ए इधर और पाई बाई ए इधर भी होगा, क्योंकि एक प्लेन हम इस पे ड्रॉ करेंगे, दूसरा हम यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, फिर हम इस वाले लाइन पे भी प्लेन ड्रॉ करेंगे और इधर भी करेंगे, वैसे ही हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो वो जो 6 बाउंड्रीज होंगी वो कहाँ पे होंगी? प्लस माइनस पाई बाई ए आई, प्लस माइनस पाई बाई ए जे और प्लस माइनस पाई बाई ए के, इस जगह वो बाउंड्रीज आएंगी। ये प्लेन्स को नहीं शो कर रहा है, ये जो चीजें लिखी हैं ये लाइंस को शो कर रही हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, प्लेन को नहीं शो कर रहा है। तो इस तरह से हमें ये 6 बाउंड्रीज मिल जाएंगी जहां पे 6 प्लेन्स होंगे। अब वो जो 6 प्लेन्स होंगे, उन प्लेन्स में 2 प्लेन्स के बीच में वो क्यूब बनाएंगे। वो 6 प्लेन्स भी क्यूब ही बनाएंगे, क्योंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमने अगर 6 प्लेन्स ड्रॉ किए तो वो भी मिलके क्यूब ही बनाएंगे। और लेकिन उनके और एक क्यूब का जो एक फेस होगा, उस क्यूब का जो एक फेस होगा वो देखिए यहाँ पाई बाई ए पे होगा, और जो पीछे वाला होगा वो भी पाई बाई ए पे होगा। तो अगेन जो हमें क्यूब मिलेगा, मतलब जो ब्रिलियंट जोन होगा वो क्यूब होगा, लेकिन उस क्यूब का एज क्या होगा? वो भी 2 पाई बाई ए ही होगा, क्योंकि पाई बाई ए इधर और पाई बाई ए उधर। उसी तरह से पाई बाई ए इधर और पाई बाई ए इधर, फिर पाई बाई ए ऊपर और पाई बाई ए नीचे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो एक क्यूब होगा जिसका एज 2 पाई बाई ए होगा, और अगर वॉल्यूम निकालें तो 2 पाई बाई ए होल क्यूब होगा। तो इस तरह से क्यूबिक स्ट्रक्चर का, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होता है वो क्यूब होता है। और इस डायग्राम में फर्स्ट ब्रिलियंट जोन भी शो किया गया है, सेकंड भी किया गया है और थर्ड भी किया गया है, लेकिन चूंकि ये 2 डायमेंशनल पैटर्न में दिखाया गया है तो इसलिए ये क्यूब की जगह स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है, मतलब क्यूब का जो बेस होगा वो स्क्वायर होगा, और इस स्क्वायर का जो एज है वो देखिए 2 पाई बाई ए है। ये जो एज है वो 2 पाई बाई ए है, ये जो एज है वो 2 पाई बाई ए है, और ये चारों जो इसके आर्म्स होंगे या साइड्स होंगे वो 2 पाई बाई ए होंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सेकंड ब्रिलियंट जोन निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम सेकंड नियरेस्ट नेबर को ज्वाइन करते हैं, और फिर वो जो लाइंस आएंगी उन पे जब हम बाइसेक्टर प्लेन्स ड्रॉ करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेकंड ब्रिलियंट जोन को बताता है। उसी तरह अगर हमें थर्ड ब्रिलियंट जोन निकालना है तो हम थर्ड नियरेस्ट नेबर को ज्वाइन करेंगे,
विद द सेम ओरिजिन, और फिर उस पे जो बाइसेक्टर प्लेन्स खींचेंगे वो जो वॉल्यूम को इनक्लोज करेगा वो थर्ड ब्रिलियंट जोन होगा। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन हुआ, और जो सेकंड ब्रिलियंट जोन होता है उसको हम डिड्यूस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, या डिराइव नहीं कर रहे हैं, बस जस्ट आपको बता रहे हैं। क्योंकि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करना ज्यादा आसान है, पर जो दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो वहां पे हम सेकंड और थर्ड में नहीं जाएंगे, केवल फर्स्ट की चर्चा करेंगे। पर यहाँ पे मैं आपको सेकंड का भी बता रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ये स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है, तो वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। और जो क्यूब का जो फेस होगा उस फेस के ऊपर जो ट्रायंगुलर पिरामिड रखेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड अगर उसके 6 फेस, ऑल फेसेस पे ऐसे जो ट्रायंगुलर पिरामिड रखेंगे, वो ट्रायंगुलर पिरामिड जो होते हैं वो सेकंड ब्रिलियंट जोन को फॉर्म करते हैं। तो इस पिक्चर में आपको ये ट्रायंगल जैसे दिख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर से है, डार्क ब्लू कलर से, पर ये एक्चुअली पिरामिड होते हैं। फिर इस पिरामिड के ऊपर भी जब छोटे पिरामिड इस तरह से रखेंगे तो ये वाला जो कलर आ रहा है, ये ग्रीन टाइप का कलर, वो थर्ड ब्रिलियंट जोन को शो करता है। तो खैर उतना जरूरत नहीं है डिराइव करने के लिए, आपको फर्स्ट ब्रिलियंट जोन तक ही फिलहाल रिटेन कीजिए। तो ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन हुआ, मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होता है वो भी एक क्यूब होता है जिसका एज 2π/a होता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए अब हमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। मतलब बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए हमें रेसिप्रोकल लैटिस निकालना है। तो पहले हम रेसिप्रोकल लैटिस निकालेंगे और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम ब्रिलियंट जोन डिराइव करेंगे। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको फिर से रिकॉल कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने 4 क्यूब बनाए हुए हैं। एक क्यूब ये है जो सेंटर क्यूब है, मतलब ओरिजिनल जो क्यूब है वो ये वाला है, उसके एक इधर क्यूब है, एक उसके पीछे क्यूब है, और एक उसके नीचे क्यूब है। तो ये अगर हमने ओरिजिन चूज किया है, हमेशा इसी को ओरिजिन चूज करते हैं, तो इस ओरिजिन से लगे हुए जो 3 फेस हैं, मतलब ये वाला फेस और ये वाला फेस और ये वाला फेस, उस फेस को कंटेन करता हुआ जो क्यूब होगा उस क्यूब का यहाँ पे डायग्राम खींचा गया है। मतलब ये फेस है तो इसके नीचे एक क्यूब बनाया है, जो ये वाला फेस है उसके बगल में, और ये वाला फेस है तो उसके बगल में 3 क्यूब और ड्रॉ किए गए हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर लें जो हमेशा से हम लोग ड्रॉ करते आए हैं, तो ये एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर नहीं है, प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है, इसलिए ये प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है। प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए मैंने बताया आपको कि प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होते हैं जिसमें केवल 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल हो। तो इसलिए हमें इसका सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल निकालना पड़ेगा। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा राइट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स। तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स लिखेंगे, और प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर इस केस में ये इसके जो 3 एडजेसेंट क्यूब हैं, उन तीनों एडजेसेंट क्यूब के अगर बॉडी सेंटर को ज्वाइन किया जाए तो वो जो 3 वेक्टर्स बनते हैं वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। जैसे ये वाला जो है यहाँ पे ये ए डैश हो गया, इसको इसके बॉडी सेंटर से ज्वाइन किया गया है तो बी डैश हो गया, और इसको इसके बॉडी सेंटर से ज्वाइन किया गया है तो सी डैश। तो हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? ए डैश, बी डैश, सी डैश है। ए बी सी नहीं होंगे। ए बी सी वो डायरेक्ट लैटिस के 3 वेक्टर्स हैं, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर ए बी सी है, लेकिन वो प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है या प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स नहीं है। प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स क्या हैं? वो ए डैश, बी डैश, सी डैश है। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें ए डैश, बी डैश, सी डैश को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आई जे के, इन टर्म्स ऑफ आई जे के। तो इन टर्म्स ऑफ आई जे के लिखेंगे तो ये इस तरह लिखेंगे। अब ये देखिए चूंकि ये बॉडी सेंटर है तो इसलिए ये हाफ डिस्टेंस पे होगा, मतलब हाफ एक्स मूव करेगा, हाफ वाई मूव करेगा और हाफ जेड मूव करेगा। तो सब में वो हाफ ए मूव करेगा, तो इसलिए हाफ ए कॉमन हो गया। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आई डायरेक्शन हुआ, ये जे डायरेक्शन हुआ, और के लिए ये माइनस के डायरेक्शन है, तो ये आई प्लस जे माइनस के हो गया। ठीक, तो इसलिए ए डैश कैसा है? हाफ ए।
i प्लस जे माइनस के हो गया। उसी तरह बी डैश को देखिए, बी डैश में कैसा है, ये ए के डायरेक्शन में माइनस है, मतलब माइनस आई है, पर बी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे होगा हाफ ए माइनस आई प्लस जे प्लस के। और इस वाले को देखें तो ये ए के डायरेक्शन में पॉजिटिव है, बी के डायरेक्शन में निगेटिव है और सी के डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो इसको हम लिखेंगे हाफ ए आई माइनस जे प्लस के। तो ये हमारे प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हो गए, ए डैश बी डैश सी डैश। जब हम डायरेक्ट लैटिस वेक्टर लिखते हैं तो उसको ए बी सी से डिनोट करते हैं, जब प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स लिखते हैं तो उसको हम ए डैश बी डैश सी डैश से डिनोट करते हैं, और जब रेसिप्रोकल में जाएंगे तो ए स्टार बी स्टार सी स्टार से डिनोट करेंगे। और इनका जो वॉल्यूम होगा वो ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, ये इसका वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ये हाफ ए क्यूब आएगा। अब इस पूरे को जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, जैसे वॉल्यूम भी निकालेंगे, तो जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो इसमें वही वेक्टर अलजेब्रा यूज होगा, जैसे आई डॉट आई इज इक्वल टू 0, जे डॉट जे सॉरी आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1 एंड आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, जो अभी हमने पहले आपको बताया था। तो अब इस ए डैश बी डैश सी डैश को यूज करते हुए हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना है, और उसमें वही रिलेशन लिखने हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ए स्टार इज इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है उन्हीं से हमें निकालना है। तो अब हमारे पास क्या आया, ए स्टार आ गया 2 पाई बाई ए आई प्लस जे, बी स्टार हो गया 2 पाई बाई ए जे प्लस के, और सी स्टार हो गया 2 पाई बाई ए के प्लस आई। अब देखिए ये जो i प्लस जे है ये किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, i प्लस जे शो कर रहा है i एंड j, और वो उसमें c वाला पार्ट 0 है, मतलब k पार्ट 0 है, तो वो इसी फेस पे है, मतलब इस डायरेक्शन में है, इसका जो मिडिल डायरेक्शन मतलब जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे उस डायगोनल के डायरेक्शन में है, और उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है 2 पाई बाई a है। उसी तरह j प्लस के क्या शो करेगा, j प्लस के इस वाले फेस को शो कर रहा है, मतलब ये जो यूनिट ओरिजिन है, ओरिजिन से लगा हुआ जो ये वाला फेस है, j प्लस के मतलब j इधर और k इधर, तो उस फेस पे जो हम ऐसे डायगोनल ड्रॉ करेंगे, सॉलिड डायगोनल नहीं, उस फेस के डायगोनल के अलोंग 2 पाई बाई a मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा वो b स्टार हुआ। उसी तरह से c स्टार को देखिए, तो ये भी ये वाला जो फेस है, इस फेस पे C और A दो डायरेक्शन में, मतलब I और K डायरेक्शन में, तो ये जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल के अलोंग ये हुआ। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान करें तो ये जो तीन वेक्टर्स आ रहे हैं A स्टार B स्टार C स्टार, ये एक तरह से FCC स्ट्रक्चर के प्रिमिटिव यूनिट सेल को या प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर को शो करते हैं। अभी आगे की स्लाइड में जब हम जाएंगे और एफसीसी स्ट्रक्चर के प्रिमिटिव लैटिस आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रिमिटिव लैटिस में जब मैंने कोऑर्डिनेशन पॉइंट एफसीसी लैटिस के लिए जब मैंने कोऑर्डिनेशन पॉइंट बताया था, या जब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे थे यूनिट 1 में, तो मैंने ऐसा ही पिक्चर एक ड्रॉ किया था जिसमें ये डायरेक्शन था और इधर ये तीन डायरेक्शन थे, क्योंकि इसी डायरेक्शन के अलोंग हमें फेस के सेंटर पे जो पॉइंट होता है उसी डायरेक्शन के अलोंग नियरेस्ट नेबर मिलते हैं। तो अब यहाँ पे जो नियरेस्ट नेबर का डायरेक्शन वो ये वाला डायरेक्शन है, इसलिए ये जो वेक्टर्स हैं वो एफसीसी स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी इज एफसीसी, क्योंकि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं वो बीसीसी के हैं, लेकिन जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं वो एफसीसी के प्रिमिटिव हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी इज एफसीसी। तो अब इसके आगे मूव करते हैं और इसके आगे मूव करते हुए अब ब्रिलियंट जोन निकालेंगे। अब जब ब्रिलियंट जोन निकालेंगे तो ये जो रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं, मतलब ए स्टार और फिर इधर बी स्टार और इस डायरेक्शन में डायगोनल के अलोंग सी स्टार, तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये ए डैश बी डैश सी डैश से बहुत ही अलग है। ए डैश बी डैश सी तो देखिए दूसरे यूनिट में चला जाता है, लेकिन जो ए स्टार बी स्टार सी स्टार है वो सेम यूनिट में है, क्योंकि वो इस प्लेन पे है, वो इस प्लेन पे है, और ये वाला इस डायगोनल मतलब इस डायगोनल प्लेन पे है। तो इसलिए अगर हम इसको नियरेस्ट नेबर से ज्वाइन करेंगे तो नियरेस्ट नेबर
मैंने पहले भी बताया कि जब नियरेस्ट नेबर से ज्वाइन करना होता है तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर को याद करना चाहिए। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। 12 मतलब कि 12 उसके नियरेस्ट नेबर है। 12 कैसे हुए, जैसे ये वाला प्लेन है तो इसके डायगोनल के अलोंग 2 पाई बाई ए, तो वैसे ही ये वाला जो प्लेन होगा इसके पीछे प्लेन होगा और इसके पीछे भी ये वाला प्लेन है। तो ऐसे जो 4 प्लेन हुए जो कि सेम एक ही प्लेन में है, तो उन सबके डायगोनल के अलोंग जो एटम होगा, यहाँ सेंटर में नहीं होगा, वो 2 पाई बाई ए पे होगा, तो वो 4 एटम एक प्लेन के हो गए जो नियरेस्ट नेबर है। वैसे ही जैसे अगर हम इस डायगोनल को देखें तो ये वाला डायगोनल, इसके पीछे वाला जो डायगोनल है, जैसे ये वाला जो फेस है इसके अलोंग, और वैसे ही फिर इसके जो नीचे होगा और इसके भी जो नीचे होगा, मतलब एक ये वाला हो गया, दूसरा ये, और इसके नीचे वाला और इसके भी नीचे वाला, जो 2 और क्यूब होंगे उनकी भी जो इस तरह की फेस होगी उस पे भी, मतलब ये वाला जो प्लेन बन रहा है, इसी प्लेन को अगर हम नीचे तक ले जाएं तो 4 इधर होंगे और वैसे ही 4 इधर भी होंगे, तो 4 4 8 4 12, तो मतलब हमें 12 लाइंस मिलेंगी जो इस डायरेक्शन में होंगी, इस तरह के डायरेक्शन में होंगी। ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार के डिफरेंट डायरेक्शन होंगे, मतलब एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। वैसे ही एक इधर है तो एक दूसरा इधर है, तीसरा उसके नीचे है और चौथा उसके नीचे है, और 4 इस तरह भी होंगे। तो अब हम ब्रिलियंट जोन की बात करेंगे। ब्रिलियंट जोन ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हमें फिर वही स्टेप्स हमारे वही होते हैं। तो ड्रॉ शॉर्टेस्ट लाइंस। शॉर्टेस्ट लाइंस मींस वो लाइंस जो उसे नियरेस्ट नेबर को ज्वाइन करती हैं। एंड फाइंड आउट द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय मिड प्लेन्स ऑफ सच लाइंस। तो अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लिखें इन जनरल, तो इन जनरल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हम लिखते हैं, इसको कैपिटल जी से भी शो करते हैं, हम उसे आर स्टार से भी शो करते हैं, तो वो होता है एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार इन जनरल। और फिर यहाँ पे हम ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार की वैल्यूज रख दें जो अभी हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट की है, उन वैल्यूज को रख दें तो हमें ये मिल जाएगा कि जो एक इन जनरल जो बीसीसी के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स है वो है 2 पाई बाई ए एच प्लस एल आई प्लस एच प्लस के जे एन प्लस के प्लस एल के। तो ये इन जनरल एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, और हमें इसमें से कौन से रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स लेने होंगे, हमें वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स लेने हैं जो ओरिजिन को 12 नियरेस्ट नेबर से ज्वाइन करते हैं। तो वो कौन कौन सी लाइन होगी, वो होगी 2 पाई बाई ए प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस डायग्राम में थोड़ा सा आप देखिए तो यहाँ पे कहीं उसका ओरिजिन होगा और एक जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में है, मतलब ये जो डायगोनल है, इस बेस का जो डायगोनल है उस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, और तीसरा फिर ये वाला जो फेस है उस फेस के डायगोनल के डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम ये डायगोनल लें तो वो क्या होगा, प्लस आई प्लस जे होगा। अगर हम इसके बगल वाला डायगोनल लें तो वो कैसा होगा, वो प्लस आई माइनस जे होगा। और फिर इसके भी पीछे वाला लें तो वो माइनस आई माइनस जे होगा। और अगर इसके पीछे वाला लें तो वो माइनस आई प्लस जे होगा। मतलब कि प्लस आई और जे प्लस और माइनस हो सकते हैं और उनके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये जो 4 कॉम्बिनेशन है उसको इस तरह से लिखा गया है कि 2 पाई बाई ए प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे। तो इससे हमें कितने वेक्टर्स मिलेंगे, इससे हमें 4 वेक्टर्स मिलेंगे, मतलब प्लस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस जे, देन प्लस आई माइनस जे एंड माइनस आई माइनस जे। तो 4 वेक्टर्स हमें यहाँ से मिलेंगे, उसी तरह 4 वेक्टर्स यहाँ से मिलेंगे और 4 वेक्टर्स यहाँ से मिलेंगे। तो ये टोटल 12 वेक्टर्स हैं जो शॉर्टेस्ट जीज हैं। शॉर्टेस्ट जीज का मतलब कि शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं, वो हैं जो कि ओरिजिन को नियरेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। तो ये जो शॉर्ट 8 वेक्टर्स हैं, इन 8 वेक्टर्स के ऊपर फिर मिडिल पे प्लेन्स खींचे जाएंगे, परपेंडिकुलर प्लेन्स, और वो जो परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगे वो जब एक वॉल्यूम को इनक्लोज करेंगे वो उसका ब्रिलियंट जोन होगा, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा। तो जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होता है उसमें 12 फेसेस होंगे, क्योंकि यहाँ 12 प्लेन्स होंगे, तो 12 प्लेन्स को इनक्लोज करते हुए जो बनेगा वो डोडेकाहेड्रॉन बनता है। डोडेकाहेड्रॉन, रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन, मतलब इसमें 12 फेसेस हैं
डोडेका मतलब कि 12 हो गया, तो 12 फेसेस होंगे और रोम्बिक, क्योंकि वो हर एक जो फेस है वो रोम्बस के शेप का होता है, इस हर एक फेस रोम्बस के शेप का होगा, तो इसलिए उसको हम रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन कहते हैं। डोडेकाहेड्रॉन मतलब कि 12 फेसेस, जैसे हेक्सागोन में 6 फेसेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन में 8 फेसेस होते हैं, वैसे ही डोडेकाहेड्रॉन में 12 फेसेस होते हैं, लेकिन उसके साथ रोम्बिक भी कहेंगे क्योंकि इसके जो हर एक फेस है वो रोम्बिक शेप का है, तो इसलिए बीसीसी का जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होता है वो रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन होता है विद 12 फेसेस। तो अब इस तरह हम लोगों ने बीसीसी स्ट्रक्चर को भी पढ़ा। और अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब हमें एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए रेसिप्रोकल लैटिस निकालना है, तो वही स्टेप्स होंगे। अब आपको स्टेप्स याद भी हो गए होंगे कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स ये होता है कि फर्स्ट राइट द प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स of the given structure and then find out the reciprocal lattice vectors। तो ये दो स्टेप्स होते हैं जब हमें रेसिप्रोकल लैटिस निकालना होता है, और उसके आगे भी फिर दो स्टेप्स होते हैं अगर हमें ब्रिलियंट जोन निकालना हो। तो ये हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर है, इससे आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। इसमें क्यूब होगा, इस क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे जिनका शेयर 1 होता है, और फिर इसके ऑल फेसेस पे, ये क्यूब के 6 फेस हैं, तो इस क्यूब के हर एक फेस पे एक एक मिड पे, फेस के सेंटर पे एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, तो ये इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। और जब हम डायरेक्ट लैटिस की बात करते हैं तो नेचुरली वो जो डायरेक्शन है वो एबीसी डायरेक्शन है या आईजे के डायरेक्शन है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स लिखने हैं। तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स में प्रिमिटिव लिखने हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है, तो ये प्रिमिटिव नहीं है, और हमें प्रिमिटिव लिखने हैं तो हमें प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे। और प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स किस डायरेक्शन के अलोंग होता है, वो उस डायरेक्शन के अलोंग होता है जो कि नियरेस्ट नेबर का डायरेक्शन होता है। तो ये देखिए इसके नियरेस्ट नेबर हैं जो अभी हम पिछले स्लाइड्स में डिस्कशन कर रहे थे। एक डायरेक्शन ये है, दूसरा डायरेक्शन ये है, और तीसरा डायरेक्शन ये है, मतलब कि इसका डायगोनल और इसका डायगोनल और फिर इसका डायगोनल, उसके अलोंग जो 3 डायरेक्शन होते हैं वो डायरेक्शन ही प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर कहलाते हैं। तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर क्या होंगे, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डैश से शो करते हैं ताकि हम उसको डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से डिफरेंशिएट कर सकें। और जब हम डायगोनल के अलोंग जाएंगे तो मिड पॉइंट है, तो इसलिए वो हाफ ए डायरेक्शन में होगा और हाफ वाई डायरेक्शन में होगा या हाफ बी डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए हाफ ए आई प्लस जे। उसी तरह से हाफ ए जे प्लस के, हाफ ए आई प्लस के, आई प्लस जे मतलब ये आई और जे, तो ये ए प्राइम हो गया या ए डैश हो गया। बी डैश में हम कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं के और जे, तो इसलिए ये जे प्लस के हो गया। और सी के लिए हम ले रहे हैं आई और के, तो ये आई प्लस के हो गया। और इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इस फॉर्मूला को यूज करके 1/4 ए क्यूब आएगा। अब उन्हीं रिलेशंस को यूज करते हुए जो हमने पहले मैथमेटिकल रिलेशंस डिराइव किए हुए हैं, ए स्टार का डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से क्या रिलेशन है। अब देखिए जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से रिलेशन था वहां पे जो ए था उसकी जगह हमें ए डैश, बी डैश, सी डैश रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि अब डायरेक्ट लैटिस वेक्टर ए बी सी नहीं रहे, अब डायरेक्ट लैटिस वेक्टर ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम या ए डैश, बी डैश, सी डैश है। तो हमें जो इक्वेशंस हैं मैथमेटिकल रिलेशन के कि ए स्टार इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, वहां ए बी सी नहीं लिखना है, वहां पे हमें क्या लिखना है, ए डैश क्रॉस बी डैश डिवाइडेड बाई ए सॉरी बी डैश क्रॉस सी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। मतलब हमें ये वेक्टर्स यूज करने हैं, ये वाले जो प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं उन्हीं को हमें उस रिलेशन में यूज करना है, और तब हमें मिल जाएगा ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार। तो अब एक तो ये देख लीजिए कि ये जो हमने लिखा ये वही डायरेक्शंस है जो अभी हमें बीसीसी के लिए रेसिप्रोकल स्पेस में मिला था, और हमने कहा था कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ द बीसीसी इज एफसीसी।
क्योंकि जो बीसीसी का रेसिप्रोकल वेक्टर्स है वो एफसीसी का प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स है। और अब यहाँ पे देखिए जो हमें ए स्टार बी स्टार सी स्टार मिल रहा है, ये वही वेक्टर्स हैं, वो वही डायरेक्शंस हैं जो कि बीसीसी के प्रिमिटिव थे। तो ये इन दोनों में ये रिलेशन है कि द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी इज एफसीसी एंड वाइस वर्सा, मतलब कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी इज एफसीसी एंड रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी इज बीसीसी। तो इन दोनों में इस तरह का रिलेशन होता है। जब हम रिलेशन कहते हैं तो हमें इस मैग्नीट्यूड को नहीं देखना होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो केवल उसके साइज को बताता है। जैसे हमने बड़ा क्यूब बनाया या छोटा क्यूब बनाया, तो वो तो जो मैग्नीट्यूड है वो उसके साइज को बता रहा है, लेकिन जो लैटिस है वो एक्चुअली डायरेक्शन से शो होती है, मतलब कि कौन से 3 डायरेक्शंस हैं और उससे शो होती है। तो इसलिए हमें इस ब्रैकेट्स को देखना होता है कि डायरेक्शन कौन से हैं, ये मैग्नीट्यूड को नहीं देखना होता है। मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्ट में ए ऊपर होगा और जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो नेचुरली ए नीचे आ जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो इस पार्ट को अगर आप फोकस करें तो ये वही वाला पार्ट है जो हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड्स में प्रिमिटिव लैटिस लिखा था बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी इज बीसीसी एंड रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी इज एफसीसी। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे ब्रिलियंट जोन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ब्रिलियंट जोन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में फिर वही सारी चीजें हमें फॉलो करनी है कि इसमें अब देखिए कितने, चूंकि वो बीसीसी है, जो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि जो रेसिप्रोकल स्पेस है वो बीसीसी है, एफसीसी का रेसिप्रोकल स्पेस बीसीसी है। और बीसीसी स्ट्रक्चर के नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं? 8 होते हैं, वो हम लोगों ने देख ही लिया। तो 8 अगर हैं तो 8 मतलब कि अगर हम एक मान लीजिए सेंटर को ले लें और उस सेंटर को सारे कॉर्नर से जोड़ देते हैं तो वही उसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो नियरेस्ट नेबर होता है। तो 8 जो वेक्टर्स हैं वो 8 वेक्टर्स कौन से होंगे वो हमें निकालने हैं। तो उसके लिए अगेन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लिखा है और फिर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में ए स्टार बी स्टार सी स्टार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सब कुछ आ जाएगा। और इसमें जो शॉर्टेस्ट होंगे वो शॉर्टेस्ट कौन से होंगे? वो जो 8 होंगे। और वो 8 कैसे होंगे? जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में बीसीसी स्ट्रक्चर का जो प्रिमिटिव बनाया था उसको देखिए, तो उस प्रिमिटिव के हिसाब से ये 8 वेक्टर्स होंगे, 2 पाई बाई ए प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें इसमें 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। जैसे एक बार हम सब में प्लस 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 लिखेंगे, मतलब प्लस आई प्लस जे प्लस के, फिर माइनस आई माइनस जे माइनस के, फिर प्लस आई प्लस जे माइनस के। इस तरह से बार बार अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके करेंगे तो इससे हमें 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। और वो जो 8 कॉम्बिनेशन होंगे मतलब वो 8 शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स होंगे। तो इन 8 वेक्टर्स पे फिर हम परपेंडिकुलर प्लेन्स ड्रॉ करेंगे एट द मिड पॉइंट, और वो परपेंडिकुलर प्लेन्स जो वॉल्यूम इनक्लोज करेंगे वो ऑक्टाहेड्रॉन होता है। तो ऑक्टाहेड्रॉन के 8 फेसेस होते हैं, तो वो ऑक्टाहेड्रॉन इसका ब्रिलियंट जोन होगा। लेकिन जब इसको ड्रॉ किया जाता है तो ये जो प्लेन्स हैं, ये जो रेसिप्रोकल प्लेन्स हैं, ये 6 प्लेन्स जो क्यूब के अपने ऑलरेडी प्लेन्स हैं, वो प्लेन्स इसको कट कर देते हैं और 6 कॉर्नर्स पे उसको कट करते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे तो मैं आपको पहले एक ऑक्टाहेड्रॉन की फोटो दिखाऊंगी, फिर ट्रंकेटेड कैसे होता है और फिर ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन कैसा होता है, वो तीनों दिखाएंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो 8 वेक्टर से तो हमें ऑक्टाहेड्रॉन मिलता है, ये ऑक्टाहेड्रॉन का शेप नहीं है। लेकिन क्या होगा कि जो 6 और वेक्टर्स होते हैं या 6 और जो ये प्लेन्स होते हैं, जो क्यूब के प्लेन्स हैं, वो उसको कट कर देते हैं। और जो उसको कट करते हैं तो वो कुछ अलग ढंग का हो जाता है और फिर उसलिए उसको कहते हैं ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। तो ये जो शेप है ये ऑक्टाहेड्रॉन का शेप नहीं है, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको उस पर आप ध्यान मत दीजिए। ये जो शेप है, इसको अगर यहाँ से बाहर निकाल दें क्यूब के तो वो इस तरह का दिखता है। पर क्यूब के अंदर रख के आपको ये पता चलेगा कि ये जो क्यूब के फेस हैं, रेसिप्रोकल स्पेस में जो क्यूब के फेस हैं वो उसको कट कर देते हैं और इसलिए ये ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन कहलाता है। तो वो जो 6 प्लेन्स होते हैं वो 6 रेसिप्रोकल
वेक्टर्स के, मतलब वो जो 6 रेसिप्रोकल वेक्टर्स कौन से होंगे, वो वही जो उसका डायरेक्शन है, मतलब आई जे के जो डायरेक्शन है, प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 2j एंड प्लस माइनस 2k विथ 2π/a। तो इस तरह से हमें जो इसका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन मिलता है वो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन होता है। इस पिक्चर में पहले मैंने एक ऑक्टाहेड्रॉन दिखाया है, ये ऑक्टाहेड्रॉन है। ऑक्टाहेड्रॉन कैसे बनेगा, एक जैसे मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के ऊपर अगर हम इस तरह के ट्रायंगुलर फेसेस पुट करेंगे तो ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनता है, और तो 4 फेस ये हो गए और वैसे ही 4 फेस नीचे होंगे, तो ये एक ऑक्टाहेड्रॉन हुआ। और इस ऑक्टाहेड्रॉन को चूंकि यहाँ पे सारा कुछ क्यूबिक है, तो ये रेक्टेंगल ना होके ये भी एक स्क्वायर होगा, और तो 4 फेस ऊपर हो गए, 4 फेस नीचे हो गए। तो यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर सा बनता है, ये कॉर्नर से कट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो कॉर्नर से ये यहाँ पे कट हो गया, एक प्लेन से ये कट हो गया, फिर वैसे ये कॉर्नर कट हो गया, ये वाला कॉर्नर कट हो गया, ये भी कॉर्नर कट हो जाएगा, और वैसे ये भी कट हो जाएगा, और इसके जो पीछे ये वाला कॉर्नर है वो भी कट हो जाएगा। तो ऐसे 6 कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, और ये 6 कॉर्नर्स जब कट हो जाते हैं तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, ये देखिए, ये कट करके अगर इसको इस पे जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे एक ये पॉइंट जैसा होगा, मतलब उसका वर्टेक्स होगा, पर वो वर्टेक्स रिमूव हो जाता है उन प्लेन से, इसलिए ये इसको ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं। तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर इज ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का टॉपिक भी पूरा कर लिया, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल स्पेस, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ द simple cubic, BCC and FCC structure, and then what will be the first brilliant zone of the simple cubic structure, BCC structure and FCC structure। और इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम लोग स्टडी करेंगे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है उससे जो डिफ्रैक्शन होता है, और डिफ्रैक्शन भी कई तरह के बीम से होता है, जैसे डिफ्रैक्शन बाय इलेक्ट्रॉन, डिफ्रैक्शन बाय एक्सरे एंड डिफ्रैक्शन बाय न्यूट्रॉन। उस डिफ्रैक्शन के लिए ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन है, और फिर थोड़ा सा हम लोग फ्यूरियर एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी करेंगे, जिससे हमें आगे के लेक्चर के लिए मदद मिल सके। तो अब इसके साथ ही यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू सो मच।